तो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर लास्ट क्लास में क्या पढ़ चुके थे, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला टॉपिक खत्म हो गया था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास आरएलबीपी थी, उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था और ऑस्मोटिक प्रेशर था। ये सारे टॉपिक खत्म हो गए थे। यहाँ पे एक बात समझना, ऑस्मोटिक प्रेशर के बड़े सारे एडवांटेज हैं, जिसमें से जो सबसे लास्ट वाला एडवांटेज है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एडवांटेज है जो कई बार पेपर में भी आया हुआ है। समझा रहा हूँ क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहली बात कि मेजरमेंट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जितनी भी थी, चाहे आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करो, चाहे आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करो, चाहे आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करो, रूम टेम्परेचर पे नहीं होगी। लेट्स से मान लिया आपके पास कोई लिक्विड है, आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर रहे हो, तो भैया पहले आपको उसको बॉइल करके देखना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर हायर देन रूम टेम्परेचर होगा। फ्रीजिंग पॉइंट चेक करना चाह रहे हो तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लोअर देन रूम टेम्परेचर। सही बात है। और अगर आप वेपर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हो तो उस केस में भी क्या होना चाहिए कि वेपर बनाने के लिए हीट तो करना पड़ेगा, यानी वापस से क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर हायर देन रूम टेम्परेचर होगा। तो पहली बात, यानी रूम टेम्परेचर पर मेजरमेंट आपकी कोई नहीं हो रही है बाकी के तीनों मेथड्स के अंदर, लेकिन जो हमारा ये वाला मेथड है इसके अंदर मेजरमेंट कहाँ चल रही है, रूम टेम्परेचर पे चल रही है। कहाँ चल रही है, रूम टेम्परेचर पे चल रही है। तो एक बढ़िया बात है, कह रहा है मोलरिटी इस्तेमाल किया है इंस्टेड ऑफ मोलरिटी। बस तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस एडवांटेज ये नहीं है, बट ठीक है, मोलरिटी हमने यूज किया इंस्टेड ऑफ मोलरिटी। अगला है, ये काफी काम का इंपॉर्टेंट है, कह रहा है इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज इवन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब मेरी बात समझना, आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चंस किए थे, आपको अगर याद हो तो जब आप डेल्टा टीबी निकालते थे तो डेसिमल मेथड 0.52, कई बार आता था 1 पॉइंट, जैसे मान लिया 1.02 आ गया या 002 आ गया, मतलब लगभग 1 या 2 के आसपास, या कई बार मोस्ट ऑफ द केस में आंसर कैसा आएगा, 0.5, 0.2, 0.3, मतलब डेसिमल में आंसर आएंगे सारे। इसका मतलब बहुत छोटा आंसर आता है चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट का। यही सेम केस आपको फ्रीजिंग पॉइंट में मिलेगा और लगभग यही सिमिलर केस आपको आरएलवीपी में मिलता है। यानी जो आंसर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, बहुत छोटा है, लेकिन यहां पर जब आप सॉल्यूशन निकालोगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बड़ा आएगा, बड़े बड़े नंबर आएंगे। मतलब जो 100 200 ऐसे यूनिट्स में होंगे, 300 400 में होंगे, मतलब बड़ी यूनिट आएगी। बड़ी यूनिट के अंदर अगर हम बात करें तो ज्यादा आसान होगा, यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है। छोटा नंबर है, राउंड ऑफ थोड़ा बहुत भी अगर हमने कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन यहाँ अगर थोड़ी बहुत राउंडिंग ऑफ कर दिया तो काम चल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑलरेडी क्या है, बड़ा बड़ा नंबर है। तो एक तो फायदा ये है कि मैग्नीट्यूड इसका क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अगर आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेजर किया है और टेम्परेचर कैसा लिया है, मतलब सॉल्यूशन कैसा ले लिया है, डाइल्यूट ले लिया है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में आपको वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल मिलती है। लेकिन अगर वही काम आप क्या कर रहे हो, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कर रहे हो, तो क्या आएगा, आंसर बड़ा आ जाएगा। तो बेनिफिट है उसके। अब लास्ट वाला ये काम की चीज है। ये काम की चीज क्यों है, कह रहा है दिस टेक्निक of osmotic pressure for determining of molar mass of solute particle, particularly for the biomolecules as they are generally not stable at high temperature। सुनना मेरी बात ध्यान से, ऑस्मोटिक प्रेशर वाली टेक्निक का इस्तेमाल करके हम बायोमोलिक्यूल्स का क्या निकालते हैं, मोलर मास निकालते हैं। बायोमोलिक्यूल्स मतलब प्रोटीन हो गए, एंजाइम्स हो गए, विटामिन हो गए, ये सारी चीजें जो हैं ये बायोमोलिक्यूल्स में आती हैं। इनके मोलर मास कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, बाय यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करके क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये रूम टेम्परेचर पे ही कैलकुलेट किया जाता है। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर की कैलकुलेशन कहाँ होती है, रूम टेम्परेचर पे। अगर हमने रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर लिया, लेट से हम डीएनए के बारे में या डीएनए का मोलर मास निकालने जा रहे थे और हमने टेम्परेचर कैसा लिया है, ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर लिया है, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, आंसर आपका गड़बड़ आएगा। कैसे गड़बड़ आएगा, क्योंकि हायर देन रूम टेम्परेचर पे जब जाओगे ना तो डीएनए के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, डीनेचर, यानी स्ट्रैंड, उसके जो दोनों चैन होती है डीएनए की, वो दोनों को दोनों क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। प्रोटीन की मेजरमेंट कर रहे हो, हाई टेम्परेचर पे कर रहे हो, प्रोटीन क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो अगर प्रोटीन की स्ट्रक्चर ही डैमेज हो जा रही है हाई टेम्परेचर पे, तो आपकी मेजरमेंट क्या हो गई, खराब हो गई। इसलिए रूम टेम्परेचर पे मेजर करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर एक बेस्ट मेथड है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर बायोमोलिक्यूल्स स्टेबल नहीं होते हैं और कई बार इनके पॉलीमर जो होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा पुअर होती है। तो कहने का मतलब सॉल्युबिलिटी इनकी खराब होती है और हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते हैं। इस वजह से हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेस्ट मेथड कौन होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। क्लियर बात। तो ये एडवांटेज हो गए। अब अगर ये एडवांटेज हमारे पास हो गए हैं तो आगे चलते हैं और हमारे पास आगे टॉपिक आता है क्या, वांट हाफ फैक्टर। अगर हम बात करें वांट हाफ फैक्टर डालने से, हेडिंग डालने से पहले एक काम करते हैं,
एक चीज समझाता हूं आपको। हमारे पास जो सब्सटेंस होते हैं बच्चे, सब्सटेंस या आप बोलो सॉल्यूट, ये दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, यानी कुछ सब्सटेंस कैसे होंगे? इलेक्ट्रोलिटिक होंगे। या आप बात कर लो, मैं सब्सटेंस में बेसिकली किसकी बात कर रहा हूँ? सॉल्यूट की, क्योंकि हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली ज्यादातर हम किसकी बात करेंगे? सॉल्यूट की। और दूसरा मेरे पास होता है नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट। समझना इन दोनों के बारे में। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट की, तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट में क्या होता है कि सॉल्यूट डिसोसिएट और एसोसिएट इनटू सॉल्यूशन। मतलब जब सॉल्यूशन बनाओगे आप, तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट आपने लिया था वो सॉल्यूट या तो डिसोसिएट हो जाएगा या तो एसोसिएट हो जाएगा। अब एसोसिएट को छोड़ो, अभी एक बार समझते हैं डिसोसिएट को, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो। जैसे मान लिया मैंने NaCl लिया, अगर मैंने इस NaCl को कहां पे मिला दिया? वाटर के अंदर मिला दिया। कहां मिला दिया? NaCl को वाटर में मिला दिया। तो आपको पता है जैसे NaCl को वाटर में मिलाओगे तो Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। किसमें टूट जाएगा? Na प्लस में, और प्लस किसमें टूट जाएगा? Cl माइनस में। मतलब ऐसे सारे सॉल्यूट्स जो अपने आयंस में टूट जाते हैं या वो आपस में कंबाइन होकर के क्या बना देते हैं? डाइमर या ट्राइमर बना देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट बोलते हैं। अभी आप डिकम्पोज वाले या डिसोसिएट वाली बात को समझो, एसोसिएशन कैसे होता है वो आगे समझाऊंगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास हो गया, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया NaCl, टूटेगा किसमें? Na प्लस और Cl माइनस में। मैंने एग्जाम्पल ले लिया किसका? MgCl2 का। ठीक, अगर हम बात करें एग्जाम्पल ले लिया H2SO4 का, टूट जाएगा। मैंने एग्जाम्पल किसका ले लिया? CH3COOH का। सही बात है। ये सब किसमें ब्रेक हो जाएंगे? आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। जनरली अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट में वो सारे आते हैं, कौन कौन से? जो एसिड्स होते हैं, एसिड हो गए, बेस हो गए, ठीक, एसिड हो गए, बेस हो गए और सॉल्ट हो गए। एसिड, बेस और सॉल्ट ये सब कहां आते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर आते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के सॉल्यूट क्या होते हैं? डू नॉट, हाँ, डू नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट, और एसोसिएट मतलब ये ना तो ब्रेक होंगे और ना तो कंबाइन होकर कुछ और बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे हो गया मेरे पास सुक्रोज, क्या हो गया? सुक्रोज। क्या हो गया मेरे पास? ग्लूकोज। ठीक, फ्रक्टोज भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके अलावा और भी अगर लिखो, यूरिया हो गया, हाँ, यूरिया, etc। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे अगर आप वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालोगे तो ये ना तो डिसोसिएट होंगे, ना तो ब्रेक होंगे, और ना तो एसोसिएट होंगे, ना तो कंबाइन होकर के कुछ और बनाएंगे। मतलब जैसे थे वैसे ही मौजूद रहेंगे। तो अब आपको पता है कि जब कोई सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाता है, तो आप अभी तक जितने भी मेथड्स पढ़े हो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में कैलकुलेशन के लिए, उस मेथड में थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी। उसमें क्या करनी पड़ेगी? करेक्शन करनी पड़ेगी। और जितने मॉलिक्यूल हैं जो डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं होते हैं, वहां कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें तो यहां नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड, नो करेक्शन रिक्वायर्ड इन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं तो यहां क्या होगा? करेक्शन रिक्वायर्ड इन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, यहां पे करेक्शन की जरूरत पड़ेगी, यहां पे करेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इतना नोट डाउन करो, फिर आगे समझाता हूं कि करेक्शन की जरूरत कैसे पड़ेगी। ठीक, से हम दो सॉल्यूशन ले रहे हैं,
एक कंटेनर ये लिया, ठीक। इस कंटेनर में मान लिया पहले से क्या मिला हुआ है, वाटर। क्या है यहाँ, वाटर है। और मैंने यही कंटेनर कॉपी पेस्ट कर लेता हूं तो दूसरा कंटेनर बन जाएगा। तो ये हमारा दूसरा कंटेनर, ठीक। अब अगर मैं बात करूं इस कंटेनर में मैंने क्या डाला, ग्लूकोज। क्या डाला इसमें, ग्लूकोज। 1 मोल ग्लूकोज डाला है। कितना डाला है, 1 मोल ग्लूकोज। जबकि इस कंटेनर में मैंने 1 मोल NaCl डाला है, ठीक। तो हमने ये पढ़ा है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पे। तो नंबर ऑफ सोल्यूट दोनों के बराबर हैं, 1 मोल और 1 मोल। तो अगर हम बात करें तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, एक्सपेक्टेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। लेट्स से एक्सपेक्टेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज अगर हम निकालते तो उसकी वैल्यू क्या आती, एक्स आती। क्योंकि जितना मोल हमने यहां इस्तेमाल किया था उतना ही हमने कहां इस्तेमाल किया, यहां भी। तो यहां भी हम उम्मीद कर रहे थे कि क्या आएगा, एक्स ही आएगा। क्योंकि नंबर ऑफ मोल सेम है तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू दोनों की क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। बट हुआ क्या कि इस वाले जो केस में जब हम एक्चुअल कैलकुलेट किए यानी एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किए तो आंसर कितना आया, एक्स आया। हमें अच्छा लगा कि यार हमने जो सोचा था वो मिल गया। लेकिन जब हमने यही कैलकुलेशन कहाँ की, यहां पे की, तो हमें आंसर में क्या देखने को मिला, ये आंसर 2x आ रहा था। ये आंसर क्या आ रहा था, 2x। इसका मतलब अगर एक्सपेरिमेंटरी ये 2x मिल रहा है और कैलकुलेट करने पे x मिल रहा है, मतलब एक्सपेरिमेंट वाला तो गलत नहीं हो सकता, हमारे फॉर्मूले में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो हमें करेक्शन की जरूरत है कहां पर, हमारे फॉर्मूले में। रही बात कि सर ये गड़बड़ हुआ कैसे, ठीक है गड़बड़ हो रहा है लेकिन ये कैसे हुआ, डबल कैसे हो गई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सुना ध्यान से, यहां पे मैंने क्या ऐड किया था, ग्लूकोज। अभी मैं बता के आ रहा हूं, ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट है। मतलब सॉल्यूशन में डालने के बाद ना तो ये डिसोसिएट होगा यानी ना तो ये ब्रेक होगा और ना तो ये कंबाइन करके कुछ और बनाएगा। अगर आपने 1 मोल डाला था तो 1 मोल ही इसमें पड़ा रहेगा, ठीक। लेकिन यहां सुनना, आपने NaCl ऐड किया है, आपने डाला 1 मोल NaCl था, लेकिन ये NaCl से रहा नहीं गया, इसने Na प्लस बनाया और क्या बनाया, Cl माइनस बनाया। 1 मोल NaCl ने 1 मोल Na प्लस बनाया, 1 मोल Cl माइनस बनाया। अब बताओ इन दोनों को मिला के कितने मोल हो गए, टोटल 2 मोल हो गए। समझ रही बात भैया, हमको तो किससे मतलब है, कितने सोल्यूट पार्टिकल हैं, वो कहां से आए, कैसे आए, टूटे हैं या कैसे हैं, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है। आपने 1 मोल डाला था बट वो ब्रेक हो गया Na प्लस और Cl माइनस में। सोल्यूशन को तो क्या लग रहा है कि भैया 1 मोल Na प्लस है, 1 मोल Cl माइनस है, मतलब टोटल कितने मोल हैं, 2 मोल। इसलिए रिजल्ट कैसा आ रहा है, एक्सपेक्टेड का डबल आ रहा है। क्योंकि हम जो सोच रहे थे 1 मोल के हिसाब सोच रहे थे, अब डबल क्यों आ रहा है, क्योंकि भैया तो 2 मोल हो गया था। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ही आपके डबल हो गए हैं तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सर एक छोटी सी बात यह है कि जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जो जो एक्सपेक्टेड था, अगर मैं उसमें किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज 2, मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये किसके बराबर आ जा रहा है, एक्चुअल के बराबर आ जा रहा है। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर बार 2 से ही मल्टीप्लाई होगी, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो सकती है। तो भैया वो नंबर के बारे में बताने वाले इंसान जो थे उनका नाम था वॉन्ट हाफ, और उन्होंने एक टर्म इस्तेमाल की थी आई। आई वर्ड जो है वो वॉन्ट ऑफ फैक्टर डिनोट करता है, यानी इसको करेक्ट करने का तरीका किसने बताया था, वॉन्ट हाफ ने बताया था, वॉन्ट हाफ ने बताया था। और वॉन्ट हाफ को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। मतलब इस आई की वैल्यू कितनी है, 2 है। आई की वैल्यू 2 है, अगर मैं यहां रख दूं मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा, आंसर सही आ जाएगा। भैया एक्सपेक्टेड कितना था, एक्स। मैं कह रहा हूं यहां पर वॉन्ट ऑफ की वैल्यू कितनी है, 2 है। अभी मान लो मेरी बात कि यहाँ 2 है, कैसे पता चला मुझे 2 है ये आपको बताया जाएगा आगे, ठीक है ना। तो यहाँ 2 है तो अगर मैं मान लू एक्सपेक्टेड कितना था, एक्स, वॉन्ट ऑफ की वैल्यू 2 आ जाए तो कितना आ जाएगा, 2x तो आ जाएगा ना, मतलब एक्सपेरिमेंटल वाली के बराबर आ जाएगा। मतलब फॉर्मूले में कमी किसकी है, एक आई की कमी है, एक आई की कमी है। तो अगर मैं हर एक फॉर्मूले में एक आई ऐड कर दूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐड करके देखते हैं एक बार, यहां तक लिख लिया। अच्छा
एक्सपेक्टेड। ठीक, क्या हुआ? सब सही हो जाएगा, चिंता मत करो। अरे अभी मैंने क्या बोला कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आई की वैल्यू यहाँ 2 है, आप मान लो मेरी बात। कुछ देर के बाद आप खुद कैलकुलेट करना सीख जाओगे कि आई की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, सिखाऊंगा वो। ठीक है, कर लिया यहाँ तक? ठीक। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास आती है भाई साहब मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और ये किसके लिए है? फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट। किसके लिए है? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट है। अगर क्वेश्चन में आपको सॉल्यूट कौन सा मिल जाए, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट मिल जाए, तभी ये फॉर्मूला लगेंगे सारे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने आर एल वीपी का फॉर्मूला पढ़ा था, और हमें पता है हम आर एल वीपी को कैसे लिखते हैं, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए। वैसे दो था बट ठीक है, एक से काम चला ले रहे हैं। आई इंटू में क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। वैसे अगर इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को कैसे लिखते थे, डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ए करके, तो वो आप लिख सकते हो। ठीक है ना? नहीं तो अगर मैं चलो लिख ही दे रहा हूं, क्या आता था, इंटू में डब्ल्यू बी इंटू में एम ए अपॉन में डब्ल्यू ए इंटू में एम बी। सही बात है, यही फॉर्मूला था। अगर हम बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो अगर आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू में डब्ल्यू बी इंटू में 1000 अपॉन में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए ग्राम में। यही था, बस आपको क्या लगा देना है, एक आई एक्स्ट्रा लगा देना आगे। ठीक, और अगर हम बात करें यही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, इसकी बात करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, तो यहां क्या आ जाएगा भैया, बी की जगह क्या आ जाएगा, एफ, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें किसकी, ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो फॉर्मूला क्या था, पाई इज इक्वल टू सी आर टी था। सही बात है, बट क्या लगा देंगे आगे, एक आई लगा देंगे, पाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आई सी आर टी बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा मॉडिफाइड फॉर्मूला किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट के लिए। अब रही बात कि सर बाकी सब तो सीखा था पीछे, आई निकालना सीख लेते हैं, काम हो जाएगा।
हो गया? तुम लोगों को हो गया भाई सबका? बीतेगा तो क्या हो जाएगा? NaCl डिसोसिएट हो जाएगा। जब NaCl डिसोसिएट हो जाएगा तो क्या होगा? ये एक मोल बन जाएगा और ये एक मोल बन जाएगा और ये कितना रह जाएगा? 0। क्योंकि मैंने क्या बोला? 100% डिसोसिएशन, मतलब जितना लिया था वो सब डिसोसिएट हो गया। तो भैया सब डिसोसिएट हो गया तो 1 में से 1 डिसोसिएट हो गया, कितना बचा? 0। आप ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे अगर किसी को दिक्कत हो तो मैंने तो डायरेक्टली 0 लिख दिया, आप बात समझ गए होगे कि 100% डिसोसिएट हो गया, फिर लिखो 1 - 1, अल्टीमेटली क्या आएगा? मैं कह रहा हूं मैंने 1 मोल NaCl लिया था, तो जब हमने ये लिया था तो भैया स्टार्टिंग में तो Na प्लस और Cl- 0 0 रहे होंगे ना। मैंने पानी में डाल दिया, कुछ समय बीता तो ये पूरा का पूरा 1 मोल खत्म हो जाएगा और ये 1 1 मोल बन जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ? 100% डिसोसिएशन। मैं क्या कह रहा हूँ? 100% डिसोसिएशन, मतलब जितना भी लिया था NaCl सब खत्म, 1 1 बन गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला कहता है I इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन एंड नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर में कौन है? ये एट टी वाले हैं, तो मतलब 0 मोल है प्लस यहाँ 1 मोल है और प्लस ये 1 मोल है। सही बात है। डिवाइड किससे करना है? नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर कितने हैं? 1 0 0, यानी 1 प्लस 0 प्लस 0। वैसे तो आपको पता है तो सॉल्व हो जाएगा आराम से। कितना हो गया? 2/1, यानी आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। तो आप समझे आई कैसे निकला था 2। अब और भी बात करते हैं, ये एक एग्जांपल लें और भी एग्जांपल लेंगे। अगर हम एक और एग्जांपल लें, लेट्स से मेरे पास अगला एग्जांपल है, वो क्या है? H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड। आप बताओ इसको जब पानी में डालोगे तो क्या होगा? ये H प्लस बनाएगा। कितने H प्लस? या 2 H प्लस थे यहाँ, तो 2 H प्लस बनाएगा और SO4 2 माइनस बनाएगा, तो प्लस क्या बनेगा? SO4 के ऊपर 2 माइनस। सही बात है। अगर आपने T इज इक्वल टू 0, यानी स्टार्टिंग टाइम में, यानी सॉल्यूशन बनाने से पहले आपने अगर मान लिया 1 मोल H2SO4 लिया था, हमेशा 1 मोल ही मान के चलना। कितना लिया था? 1 मोल H2SO4, तो ये कितना रहा होगा? 0 0, क्योंकि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन मैंने सॉल्यूशन में इसको डाल दिया और एट टाइम T ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, 0 बचेगा और ये कितना बन जाएगा? ये 2 मोल बचेगा और ये कितना बचेगा? 1 मोल बचेगा। अब हमको पता है कि सर हम आई कैसे कैलकुलेट करते हैं? आई इज इक्वल टू आफ्टर डिवाइडेड बाई बिफोर। आफ्टर कितना है? 2 और 1 3 और 0 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो वैसे लिख दे रहा हूं 2 + 1 + 0, और यहाँ क्या है? 0 + 0 + 1, तो कितना आ जाएगा? 3/1 कितना आ गया? सीधा 3। सही बात है, यानी आई की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ। क्लियर है बात यहाँ तक? और आगे एग्जाम्पल लो, नोट कर लिया इतना? ठीक है, चलो ना। अगला एग्जाम्पल है मेरे पास K4FeCN का होल 6। ठीक, अब सुनना, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में समझना, जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना, ये ब्रेक नहीं होता, ये एज इट इज रहेगा। जो कुछ भी ब्रेक होगा वो कौन होगा? ब्रैकेट के बाहर वाला होगा। यानी ब्रैकेट के बाहर वाला क्या हो जाएगा? अलग। तो अगर मैं इसको डिसोसिएट करवाऊंगा तो मेरे पास बनेगा 4K+, यानी 4K+ मिलेंगे, और प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या है? FeCN का होल 6। अब सुना ध्यान से, अगर इस पे 4 प्लस है तो इस पे क्या होगा? 4 माइनस आ जाएगा।
अब मेरी बात सुनना ध्यान से, एट टी इज इक्वल टू 0 पे ये कितना था, 1 मोल, और ये कितने थे, 0 मोल। एट टाइम टी यानी समय टी हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 0, खत्म हो गया। ये कितना बना, 4 बना। ये कितना बना, 1 बना। मेरे से क्या पूछ रहा है, वांट ऑफ फैक्टर, तो मैं क्या बोलूंगा, सर आई इज इक्वल टू 4 और 1 5, और बिफोर कितने थे, 1, कितना आया आंसर, 5। क्या बात, यानी ठीक है ये प्रोसेस है करने की, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये ना दिया हो कि कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहे हैं या कितना परसेंट एसोसिएट हो रहे हैं, तो आप क्या मान के चलोगे, 100 मान के चलोगे, हमेशा क्या मान के चलोगे, 100। तो हर बार आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप सोचो, आप इसको देखते ही बताओगे सर 4K+ मिलेगा और एक एफिशिएंसी 6 मिलेगा, तो हो गया 5, बॉन्ड ऑफ फैक्टर 5 हो गया। आप पिछले वाले में देखो डायरेक्ट, H2SO4 में सर 2H+ और SO4- कितने होंगे, 1, तो 2H+ और 1 SO4- कितने हो गए, 3, बॉन्ड ऑफ फैक्टर कितना आया, 3 आया। NaCl में 1 Na+, 1 Cl-, बॉन्ड ऑफ फैक्टर कितना आया, 2। अब देखो मैं डायरेक्ट दे रहा हूं, आप डायरेक्ट बता दोगे। इधर देखो, अगला एग्जांपल जो मेरे पास है वो मान लिया MgCl2 का है, मेरे पास क्या है, BaOH का होल ट्वाइस है, मेरे पास क्या है, AlCl3 है। आप जल्दी से बॉन्ड ऑफ फैक्टर डायरेक्ट बता दो। मान के चल रहे हैं कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है, यहां कितना होगा, आई 3 होगा सीधा, मुझे पता है 2 क्लोरीन होगा, 1 मैग्नीशियम होगा। यहां बताओ कितना होगा, 2 OH होंगे और 1 Ba होगा, तो यहाँ आई कितना हो जाएगा, 3। यहां बताओ 1 एल्युमिनियम 3 क्लोरीन, तो आई कितना हो जाएगा, 4। मतलब अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं मेंशन की हुई है और या फिर बोल दिया है कि 100% है, तो सीधा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। आयंस देखो, काउंट करो, बता दो, हाँ बिल्कुल चलेगा। ठीक, तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर बिना देखे आप बता सकते हो। अब एक केस हम लेते हैं एसोसिएशन वाले का, किसका, एसोसिएशन वाले का। वैसे अगर मैं बात करूं तो एसोसिएशन में जो केस हम लेने जा रहे हैं बस यही आता भी है और कोई दूसरा केस आता भी नहीं है। इसको हम थोड़ा सा छोटा करके इधर साइड कर देते हैं। तो हमारे पास एसोसिएशन का केस क्या है, बेंजोइक एसिड। कौन सा एसिड है, बेंजोइक एसिड, C6H5COOH। ये क्या है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के अगर हम बात करें 2 मोल लेंगे तो होगा क्या, ये कंबाइन कर जाता है और कंबाइन करके बनाता है C6H5COOH का होल ट्वाइस। आप देख रहे हो, 2 लिया था, कंबाइन करके क्या बना दिया, 1 बना दिया है। कंबाइन करके क्या बना दिया है, 1। तो आप सोचो स्टार्ट कहां से करोगे, एट टी इज इक्वल टू 0, कितने हैं इसके, 2, ये कितना है, 0। एट टी, एट टी क्या हुआ, ये 0 बचा, ये कितना बना, 1 बना। अब बताओ आई कैसे निकालते थे, आफ्टर, आफ्टर कितने हैं, 1, बिफोर कितने हैं, 2, तो 1/2, यानी बॉन्ड ऑफ फैक्टर कितना आ गया, हाफ आ गया। कितना आ गया, हाफ आ गया। क्लियर हुई बात। अच्छा सुनना, जब 2 लोग कंबाइन करके 1 बना रहे हैं इसको बोलते हैं डाईमेराइज होना। क्या बोलते हैं, डाईमेराइजेशन। डाईमेराइजेशन का मतलब 2 यूनिट आपस में कंबाइन करके 1 बना रही हैं। तो अब एक आसान सी चीज समझो, बताऊं, अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि डाईमेराइज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डाईमेराइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डाईमेराइजेशन, और ये 100% है, तो आई कितना होगा, 1/2। डाई मतलब 2, तो 2 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। अगर लिखा हुआ है ट्राईमेराइजेशन हो रहा है, क्या लिखा हुआ है, ट्राईमेराइजेशन हो रहा है, तो आई कितना आएगा, 1/3 आएगा। अगर लिखा हुआ है टेट्रामेराइजेशन हो रहा है तो आई कितना होगा, 1/4 होगा। आई होप समझ गए हो कि बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक, अब ये 100% का केस था, 100% तो बहुत आसान था। अब बात आती है कि सर अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% ना हो, तो इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नॉट 100%, तो क्या करेंगे, समझ रहे हो बात ना। तो ऐसे केस के लिए समझते हैं आई कैसे निकाला जाएगा। तुम्हारे पास आता है केस 2। केस 2 क्या कर रहा है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 100%। अल्फा 100% नहीं,
मैं स्टार्ट वहीं से कर रहा हूँ NaCl से ही। तो मेरे पास क्या है, NaCl है, ये डिसोसिएट हो रहा है किसमें, Na प्लस में और प्लस Cl माइनस में। ठीक है, अब आपको पता है वही पुरानी परंपरा के हिसाब से T इज इक्वल टू 0 है और यहाँ एट T। अब सुनना, T इज इक्वल टू 0 पे कितना है, ये 1, ये कितने हैं 0 0, तो सेम है। अब सुनना, जब मैं लिख रहा था कि ये 100% हो रहे हैं तो हम क्या करते थे, इसको 0 कर देते थे, लेकिन अब 100% नहीं हो रहा है। अब 1 माइनस अल्फा, अल्फा क्या है, परसेंटेज कितना हो रहा है, अल्फा दिया होगा आपको, बताया होगा 70% हो रहा है, 80% हो रहा है, 90% हो रहा है। लेट्स से आपको क्वेश्चन में दिया है अल्फा कितना 70%, इसका मतलब हुआ कि 0.70, मतलब अगर आपने 1 मोल लिया है तो 1 मोल में से 0.70 मोल्स क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो जा रहे हैं। इतना समझो, अल्फा आपको पेपर में क्वेश्चन में दिया होगा। अब 1 माइनस अल्फा, अब सोचो अगर ये अल्फा खत्म हुआ है तो ये बनेगा भी तो अल्फा ही, तो ये भी बनेगा अल्फा और ये भी बनेगा अल्फा, सही बात है ना। अब एक इमेजिन करो, लेट्स से अगर अल्फा कितना होता 100%, तो 100% का मतलब होता है बच्चे 1, तो 1 माइनस 1 होता 0 और यहाँ 1 होता, यहाँ 1 होता, पहला वाला केस बन गया। यानी अगर 100% हो जाता तो सब पहले जैसा ही हो जाता, सही बात है। अभी 100% नहीं है तो हम सबको क्या मान रहे हैं, अल्फा मान रहे हैं। अब एक काम करते हैं, निकालते हैं बॉन्ड ऑफ फैक्टर। सर आई इज इक्वल टू क्या होता है, बिफोर और आफ्टर। आफ्टर क्या है, 1 माइनस अल्फा है सर, प्लस अल्फा है और प्लस अल्फा है, 2 बार अल्फा डिवाइड बाई नीचे क्या है 1 है, तो भैया एक अल्फा से कैंसिल, तो कितना बचा, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाई 1, या मानो आई इज इक्वल टू क्या बच गया 1 प्लस अल्फा। यानी अगर आपको क्वेश्चन में अल्फा दिया हो तो आप आई निकाल सकते हो, या अगर आई दिया हो तो आप अल्फा भी निकाल सकते हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। क्लियर हुई बात यहां तक, आगे चलो, चलो आगे। अब मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग ट्राई करो, एम जी Cl2 नहीं, AlCl3, AlCl3 क्या बनेगा यहाँ, Al3 प्लस और प्लस 3Cl माइनस, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको पता ही है 100% नहीं है, तो आप लोग इसका फॉर्मूला एक बार बना के दिखाना। अगर ये स्टार्टिंग में 1 ले लूं तो ये कितने होंगे 0 0, सही बोल रहा हूं। अब आपको पता है अगर ये अल्फा खत्म हो गया है तो ये 1 से 1 बनता है, तो अल्फा खत्म होने से क्या बनेगा अल्फा, और ये कितना बनेगा 3 अल्फा, कितना बनेगा ये 3 अल्फा। तो अगर मैं आई निकालने जाऊंगा तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और प्लस 3 अल्फा डिवाइड बाई 1, तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 अल्फा। ये सब किसके लिए था, डिसोसिएशन के लिए। अब सुनना, जब आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, मतलब 3 नंबर 4 नंबर का, तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, लेकिन मान लिया कहीं ऑब्जेक्टिव आ गया, एक आध नंबर का आ गया, तो बताता हूं आपको कैसे करना है। अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1। ये याद रखना, ये फॉर्मूला किसके लिए है, फॉर डिसोसिएशन, किसके लिए है, फॉर डिसोसिएशन। और यहां पर जो n है वो n क्या है, आई तो आपको पता ही है, n होता है नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन। एक बार चेक भी कर लेते हैं, रख के कर लें, यहीं रख लेते हैं, ठीक है। चलो अगर लगाएंगे यहां पर तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, आई वैसे रहने देते हैं, आई माइनस 1 अपॉन में n क्या है, नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन। बताओ डिसोसिएट होने के बाद कितने आयंस बन रहे हैं, गिन लेना, 3 और एक 4, 4 आयन बन रहे हैं ना, तो मतलब 4 माइनस 1, सही बात है। तो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन में 3, इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा 3 अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 को इधर ले आओ, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 अल्फा। हाँ, तो कह रहा हूँ ये फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और ऊपर वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों से ही आंसर क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। क्लियर बात ना, ठीक। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो ध्यान रखना है
कि अगर डायरेक्ट मुझे अल्फा या आई निकालना हो तो मैं यहां से निकाल सकता हूं, अदरवाइज मेरे पास ये मेथड है, तरीका है। ठीक, अब एक और केस लेते हैं एसोसिएशन का और ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। चलें, हाँ, एसोसिएशन का केस एग्जांपल लेते हैं। वही एग्जांपल हमारा है C6H5COOH। अच्छा, ये है क्या? बेंजोइक एसिड है। याद रखना, अगर क्वेश्चन में कहीं बेंजोइक एसिड दिखा हो तो समझ जाना वहां एसोसिएशन होगा, ठीक है ना। और बेंजोइक एसिड कितने ले लिए मैंने? 2, और बना कितना? C6H5COOH का क्या? होल ट्वाइस। कहानी शुरू होगी वहीं से। T=0, ये कितना था? 2 है। ये कितना है? 2। ये कितने हैं? 0। एट T क्या होगा? ये भैया 2 में से अल्फा कम हो जाएंगे। अब मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, इसके 2 से इसका कितना बन रहा है? 1 मोल। भाई इसके 2 मोल थे, इसके कितने बन रहे हैं? 1 मोल। इसके अल्फा से कितना बनेगा? ये हाफ बनेगा। अगर 2 से 1 बन रहा है तो 1 से कितना बनेगा? हाफ। तो मतलब अगर अल्फा से कितना बनेगा? अल्फा/2। ये समझना जरूरी है एसोसिएशन के अंदर, अदरवाइज ये नंबर देख के आप क्या लगा दोगे? अल्फा लगा के चले आओगे। ठीक, तो इसलिए ध्यान रखना है, इसके 2 से इसका 1 बन रहा है, तो अगर इसका अल्फा खत्म हुआ है तो इसका अल्फा/2 बनेगा, क्योंकि इसके 2 से इसका 1, तो इसके 1 से इसका आधा, तो इसके अल्फा से इसका अल्फा/2। अब आई निकालो फटाफट। तो अगर हम बात करें आई की तो क्या होता है भाई साहब? 2 माइनस अल्फा और प्लस अल्फा/2 अपॉन में कितना है? 2 है, इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस अल्फा/2 हो जाएगा, अपॉन में क्या है? 2 है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा देखो। 4 माइनस अल्फा/4, और ये क्या आ गया मेरा? आई आ गया। और अगर आप चाहते हो 4 की इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। वैसे भी अगर एक चीज और करना चाहो तो कर सकते हो। आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा/4। अरे 4 को 4 से डिवाइड किया और अल्फा को 4 से डिवाइड करेंगे तो बात तो वही है ना। ठीक, क्लियर बात। तो यहां तक कोई समस्या नहीं। एसोसिएशन के बहुत कम मिलेंगे, मेनली आपको क्या मिलेंगे? डिसोसिएशन का ही केस मिलेगा। क्या चीज? हाँ, नहीं, ज्यादातर आपको बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। एक फार्मूला जो मैंने उसमें बताया था डायरेक्ट, इसमें भी अगर लिखना चाहो तो लिख लो। आई नहीं, अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू उसमें 1 माइनस आई, 1 माइनस आई अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में एन। एन जो वहां पहले था वो यहाँ भी है। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। हाँ भाई, बिफोर डिसोसिएशन, यानी डिसोसिएशन से पहले कितने हैं। वहां हम क्या देखते थे? डिसोसिएशन के बाद, सॉरी, बिफोर डिसोसिएशन नहीं, एसोसिएशन। बिफोर एसोसिएशन यानी एसोसिएशन के बाद क्या हुआ। देखो ध्यान से, एसोसिएशन से पहले यहाँ कितना था? 2, तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्लियर बात? ठीक, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा। ठीक, आपका ये चैप्टर हो गया खत्म। एक छोटी सी चीज है, एबनॉर्मल मोलर मास, सुन लो ऐसे। नॉर्मल मोलर मास जो होता है वो क्या होता है? जनरली आपने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पीछे पढ़ी थी और आपने देखा कि वांट ऑफ फैक्टर का भी रोल होता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। अगर मान लिया मैंने मोलर मास कैलकुलेट किया, मेरे से क्वेश्चन पूछा और मैंने फॉर्मूले से क्या लगाया? मोलर मास निकाला। हाँ, मोलर मास निकालने के लिए बोला, मैंने मोलर मास निकाला, मोलर मास कैलकुलेट किया, मैंने वांट ऑफ फैक्टर का यूज ही नहीं किया। तो अगर बिना वांट ऑफ फैक्टर इस्तेमाल किए मोलर मास निकालूंगा तो गलत आएगा ना। वो उसी को बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है ना। और नॉर्मल मोलर मास क्या होता है? जो सही मोलर मास होता है। ठीक, क्लियर बात? तो यहीं तक है।